करंट अफेयर का राष्ट्रीय प्रदेश का आज दूसरा वीडियो लेकर हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। पहले वीडियो में एक छोटी सी गलती हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने राफेल जो है, राफेल विमान, उसको अमेरिका बता दिया है, वो फ्रांस से आया है। बस एक छोटी सी गलती है, उसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग राष्ट्रीय प्रदेश का दूसरा वीडियो है ये, उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। तो एक रिपोर्ट आई है, मृत्युदंड एवं फांसी रिपोर्ट। दो 2024 की है। तो शुरू करें। जारी कौन करता है इसको? ये रिपोर्ट है जिसको जारी कौन करता है, अपने आप तो आती नहीं। एक संस्थान है जारी करता में, एक संस्थान है एमनेस्टी इंटरनेशनल। यही संस्थान इसको जारी करता है। यहाँ एक छोटी सी टेक्निकल बात है, समझो तो बेहतर है। मृत्युदंड में भी व्यक्ति मरता है और फांसी में भी मरता है, तो दोनों शब्द आए हैं, तो दोनों एक होंगे नहीं, अलग अलग होंगे। मृत्युदंड का, फांसी का मतलब होता है फांस, मतलब रस्सी के सहारे किसी को लटका के उसकी जान ले लिया जाए। फांसी का मतलब, मृत्युदंड का मतलब होता है रस्सी के सहारे नहीं, किसी दूसरे तरीके से किसी के जीवन को खत्म करना ही मृत्युदंड कहलाता है। ठीक। इसमें सबसे ज्यादा मृत्युदंड अगर कहीं मिला है तो वो है ईरान। ठीक, 165, वो तो भारत का है। ये 972 लोगों को यहाँ मिला है। फिर सऊदी अरब है, और ये क्रम से है। सबसे ज्यादा कहाँ मिला है? ईरान में। नंबर 2 पे सऊदी अरब, नंबर 3 पे इराक है, इसमें 345 है, और नंबर 3 पे है इराक, 63। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जिसमें ये मृत्युदंड दिया। असल में है क्या, मृत्युदंड यहाँ चीन में और उत्तर कोरिया में इससे ज्यादा हुआ है, लेकिन वो लोग अपनी रिपोर्ट नहीं देती, वहां की जानकारी हम लोगों को नहीं है। तो जो डेटा है एमनेस्टी के पास वो यही 3 है। यहाँ सबसे ज्यादा मृत्युदंड की सजा, मृत्युदंड मिला है। मृत्युदंड की सजा नहीं मिली, मृत्युदंड मिला है। जबकि भारत में जो है, पिछले वर्ष 165 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। इसका मतलब समझते हो, फांसी दी नहीं गई है, सजा सुनाई गई है। अभी फांसी बाद में उनको दी जाएगी। कब दी जाएगी ये समय तो कोर्ट निर्धारित करता है, वो अपने अनुसार दी जाती है। ठीक, एक रिपोर्ट थी इसके बारे में, ये जानना आप लोगों को जरूरी था। महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, छोटी छोटी। एक है विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन, विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन। ठीक, सम्मेलन मतलब होता है कई देश इकट्ठे होकर जब अपनी विचारधाराओं को रखते हैं, वही उस किसी पॉइंट पे। ठीक, इसको अंग्रेजी में WAVES वेव्स कहा गया है। वेव्स सम्मेलन शॉर्टकट किया गया है। ठीक, तो कहाँ आयोजित हुआ ये सम्मेलन? हुआ है तो कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ का मतलब हुआ है ये बंबई में हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? हाँ, साथ साथ लिखते रहे, नहीं मिटा देंगे। ठीक, ये कौन सा है? तो पहला है। कौन सा सम्मेलन है? हाँ, पहला सम्मेलन।
ठीक, इतना हुआ। क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं, जरूरत क्या है? सम्मेलन तो बहुत होते रहे हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है, उसी वजह से इसको पढ़ा गया, महत्वपूर्ण इसीलिए है। एक है क्रिएटिव या ऑरेंज के नाम इकोनॉमी। ठीक, हिंदी में गुलाबी अर्थव्यवस्था कह सकते हो, ऑरेंज इकोनॉमी या गुलाबी अर्थव्यवस्था। ये नई अर्थव्यवस्था कहां से आई? नई है, इसमें क्या शामिल है? फिल्म, मीडिया, संगीत, फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग और एनिमेशन। ये 5 चीजें शामिल की गई हैं इसमें। ठीक, ये सब कैसे हैं? रचनात्मक कार्य हैं, मतलब व्यक्ति अपने अनुसार सोच के नई नई चीजें यहाँ प्रस्तुत करता है। रचनात्मकता का मतलब क्या होता है? व्यक्ति अपने अनुसार नई चीजों को प्रस्तुत करता है। के द्वारा ऐसे, जैसे रचनात्मक कार्यों द्वारा अर्जित आय को ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। ये नया शब्द आया है अभी, इसको ध्यान रखिए। ठीक, इस सम्मेलन को आयोजित किसने किया? तो बंबई में हुआ है, तो इसका मतलब महाराष्ट्र सरकार। और कौन? भारत सूचना और प्रसारण मंत्रालय। प्लस महाराष्ट्र सरकार। ठीक, इन्होंने इसको आयोजित किया है। एक होती है थीम, क्या थी इसकी? कला से रोड तक। ये इसकी इस बैठक की थीम थी। यहाँ एक निर्णय लिया गया कि भारतीय फिल्म महोत्सव, पहला भारतीय फिल्म महोत्सव न्यूजीलैंड के विलिंगटन में मनाया जाएगा। ठीक, न्यूजीलैंड के विलिंगटन में होगा। अगला टॉपिक है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। ये दोनों चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तो ये यूनेस्को एक संस्थान है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, ये दोनों चर्चा में क्यों है? तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हुए हैं। ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड क्या है?
यह विश्व यूनेस्को संस्था द्वारा बनाया गया एक रजिस्टर है जो विश्व के पुराने और सांस्कृतिक चीजों ग्रंथों को इकट्ठा करता है और उनको महत्व प्रदान करता है। ये चीज है इसकी। इसकी बैठक कहाँ हुई मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की? तो पेरिस में हुई है। 74 नए ये चीजें शामिल की गई हैं। ठीक है, 74 वस्तुएं शामिल हुई और टोटल मिला के कुल कितनी हो गई? 570। ठीक ठीक। करता क्या है ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर? करता क्या है? तो महत्वपूर्ण पूरा लेख जो होते हैं, पूरा लेख मतलब होता है जो बहुत पुरानी चीजें हैं, पुराने ग्रंथ हैं, उनको इकट्ठा करके बताना। ठीक है, संग्रहित करना। पुराने महत्वपूर्ण पूरा लेख और पुस्तकें जो होती हैं, पुस्तकें, ग्रंथ, वस्तुएं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। पेरिस में बैठक हो गई। ठीक है, ठीक। अब एक एक को पढ़ते हैं कि भगवत गीता क्या है, नाट्य शास्त्र क्या है। अभी तक अगर देखा जाए तो भारत के कुल कितने ऐसे पूरा लेख शामिल हुए हैं? तो भारत के कुल अभी 11 ग्रंथ शामिल हुए हैं। किसमें? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। ठीक। अब भगवत गीता और नाट्य शास्त्र दोनों क्या है? तो दोनों संस्कृत लेख हैं, संस्कृत ग्रंथ हैं। इसका मतलब दोनों संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, और संस्कृत ग्रंथ है। दोनों जो हैं पांडुलिपि है। पांडुलिपि का मतलब जानते हो? है? ऐसे ग्रंथ जिनको हाथों से लिखा गया है, टाइपिंग नहीं की गई है, हाथों से लिखे गए ग्रंथों को ही पांडु ग्रंथ या पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक। संस्कृत हमारी सांस्कृतिक भाषा है, शास्त्रीय भाषा है, तो दोनों शास्त्रीय भाषा में लिखे गए हैं। अब इन दोनों का संरक्षण कहा हुआ है? भंडारकर ओरिएंटल संग्रहालय। कहाँ है ये? पुणे में है, महाराष्ट्र में। वहीं पे ये दोनों संग्रहित है। ठीक। भगवत गीता को जानते हो? ये भगवत गीता के बारे में अगर पढ़ना हो तो महाभारत जानते हैं? महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। कितने पर्व हैं? क्योंकि वो युद्ध 18 दिन चला था, इसीलिए 18 पर्व या 18 अध्याय समझ लीजिए। कितने पर्व? 18। कितने श्लोक? 700। ठीक। इन 18 पर्वों में एक छठा पर्व है। ठीक। 18 पर्व में छठा। इस छठे पर्व को भीष्म पर्व कहते हो। ठीक। 30 से 40 श्लोक इसी में है, उसी को भगवत गीता कहा जाता है। समझ में आया? भगवत गीता किसको कहते हैं? महाभारत के में 18 दिन चला है तो 18 खंड हुए या पर्व हुए, उसमें 700 श्लोक है। 18 पर्वों में से छठा पर्व जो है उसको भीष्म पर्व कहते हैं। 30 से 40 श्लोक है। इसमें है क्या कि जब अब अर्जुन अपने परिवार के लोगों को देखते हैं तो युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उनको समझाते हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है यहाँ पे भगवत गीता में। ठीक। भगवत गीता क्या है समझ में आया? इसको लिखा किसने था? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो सिंपल में हम लिख दे रहे हैं वेद व्यास। पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक। अब दूसरा आता है नाट्य शास्त्र। इसको किसने लिखा है? तो भरत मुनि का नाम सुने हो?
ठीक। नाट्य शास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है? इसको पांचवा वेद कहते हैं। इसी को गंधर्व वेद कहते हैं। ठीक, ये इनको बोला जाता है। इसी को नाट्य वेद कहते हैं। और इसमें अगर देखोगे तो 36,000 श्लोक हैं। ठीक, ये इतनी हो गई। ये जो वेद व्यास का ये है, ये 80 भाषाओं में अनुदित किया है। अनुदित मतलब अनुवादित किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट हुआ इसका। नीचे एक छोटा सा पॉइंट और जान लीजिए, विश्व धरोहर स्थल। विश्व धरोहर दिवस ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में पुस्तकें या पांडुलिपियां सम्मिलित होती हैं। विश्व धरोहर में महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स जो बनी हैं, पुराने पुराने किले उले, उनको संरक्षित किया जाता है इसमें धरोहरों के रूप में, और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत में विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? भारत में 40 है। ठीक, ये हो जाए, आप ऊपर मिटा दें। अगला है महाकुंभ 2025। कहाँ आयोजित हुआ? प्रयागराज में। ठीक, एक कुंभ होता, अर्ध कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है। अर्ध कुंभ जो होता है वो 6 साल पे, और महाकुंभ जो होता है 12 साल पे आयोजित होता है। अब की बार कुंभ जो महत्वपूर्ण है वो क्यों है? क्योंकि 12-12 सालों पे 12वीं बार अभी पड़ा है, मतलब 144वें वर्ष पे फिर पड़ा है। तो बहुत अच्छा संयोग ये बना कि 12 वर्ष पे आयोजित होता है, 12वीं बार आयोजित हो रहा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, कब से कब आयोजित हुआ ये? तो 13 जनवरी से कब तक? 26 फरवरी तक। कितने दिनों के लिए? 45 दिनों तक के लिए। ठीक, 45 दिनों का आयोजन था ये। इसमें कुछ स्पेशल चीजें हुई हैं, उनको देखते हैं। 18 से 25 फरवरी को विश्व पक्षी दिवस। पक्षियों का जो साइबेरियन सारर वो आते हैं, पक्षी आते हैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ कुंभ में, उनका आयोजन हुआ। अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ। विश्व अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ। क्योंकि कुंभ तो सब, कुंभ पर सबका ध्यान है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें वहां आयोजित हुई हैं जहाँ पे हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। एक और आयोजन हुआ है, बौद्ध महाकुंभ यात्रा आयोजित हुई है। वही प्रयागराज में ये सब हो रहा है महाकुंभ के समय में। और कुंभ की आस्था और कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ये सब कुंभ के समय में तीनों आयोजन कहाँ हो रहे हैं? प्रयागराज में। ठीक, जल्दी जल्दी लिखिएगा। अगला कुंभ कहाँ आयोजित होगा? कहाँ पे?
उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। किस नदी किनारे है? उज्जैन नहीं, नासिक में, इसके बाद वाला उज्जैन में, नासिक। 2027 में आयोजित हो। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है। किस नदी किनारे है? गोदावरी नदी किनारे है। ठीक है। 2028 में उज्जैन में आयोजित होगा। ठीक। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। किस नदी किनारे है? क्षिप्रा नदी किनारे है। उसके बाद 2033 में हरिद्वार में, इसमें पूर्ण कुंभ मतलब महाकुंभ है, कुंभ आयोजित होगा। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक। गंगा के किनारे है। ये इतनी है। एक काम और यहाँ पे हुआ है। कलाग्राम नामक सांस्कृतिक ग्राम का आयोजन हुआ, ग्राम स्थापित हुआ है। ठीक। ये चीज मिटा दें। तो कलाग्राम नामक एक ग्राम छोटा सा वहां प्रयाग मेले में स्थापित हुआ था, सांस्कृतिक ग्राम था। एक और देखिएगा, महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75। और ये प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र को 76वां जिला सरकार ने घोषित किया था। ठीक। ये इतनी चीजें हुई, इससे महत्वपूर्ण एक चीज और है जो हर जगह नहीं मिल रही है, वो ये है कि यहाँ पे कुछ भगदड़ हो गई थी और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक दुर्घटना थी ये। लेकिन उस भगदड़ की जांच के लिए एक समिति गठित हुई। उस समिति का नाम था हर्ष कुमार। ये हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। उन्हीं के नाम पे ये गठित हुई है। और ये 3 सदस्य थे। 3 सदस्य हैं इसमें। ठीक। ये महाकुंभ से संबंधित था। अगला टॉपिक है हम लोगों का वक्फ। वक्फ सुने हो? वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। ठीक। अब वक्फ का मतलब जानते हो? वक्फ नहीं, वक्फ, इसका मतलब जानते हो? किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति के पास 2 संपत्ति होते, एक चलने वाली, एक न चलने वाली। तो चल और अचल संपत्ति का उन कार्यों के लिए अस्थायी रूप से दान दे देना जो मुस्लिमों का है ये वक्फ। तो किसी व्यक्ति का अपनी चल अचल संपत्ति को मुस्लिम कार्यों के लिए अस्थायी रूप से दान दे देना ही वक्फ कहलाता है। अब वो दान कई प्रकार के हो सकते हैं। धार्मिक हो सकता है, परस्पर परोपकारी हो सकता है, पुण्यात्मक हो सकता है। इस तरह से मोटा मोटा इसका मतलब यही है कि अपनी संपत्ति को, चल और अचल दोनों हैं, उनको अस्थायी रूप से, मतलब अगर आप दोबारा चाहोगे तो आपको नहीं मिल पाएगी, वो दान दे दीजिए। ठीक है। तो धर्म के नाम पे दे दीजिए, दान के नाम पे दे दीजिए, किसी तरीके से दे दिया जाए, उसी को कहते हैं वक्फ। तो ये मुस्लिमों संबंधित कानून है। क्यों लाया गया? इसके कई कारण हैं। हुआ क्या कि कुछ संपत्ति ऐसी है जो किसी की नहीं होती, सरकार की होती है, लेकिन कुछ लोग उसको दान दे देते हैं, उनकी नहीं है तब भी। तो इन्हीं सब कुछ सुधारों के लिए ये आया है। तो क्या क्या सुधार हुए हैं उसको देखते हैं। वक्फ का मतलब समझ में आया? ठीक। अब क्या क्या हुआ है? तो पहला वक्फ अधिनियम कब आया था? पहला वाला, सबसे पहले पहला वक्फ अधिनियम 1954 में आया।
ठीक, उसके बाद बीच बीच में संशोधन होते रहे। अब 2025 में संशोधन हुआ क्या कि लोकसभा जो होती है, लोकसभा जानते हो, ये 3 अप्रैल को, और राज्यसभा 4 अप्रैल को इसको पारित कर देती है। इसके बाद ये कहा जाता है राष्ट्रपति की बात। तो राष्ट्रपति इसको 5 अप्रैल को, ठीक है, अनुमोदित कर देता है। यहां एक चीज समझिएगा, यहां जो लोकसभा में पेश हुआ उसको विधेयक कहते हैं। ठीक, लोकसभा में गया, वहां पारित हो गया, राज्यसभा में गया, अभी विधेयक है। ठीक, राज्यसभा में गया, वहां पारित हो गया, अब कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए तब तो ये बनेगा अधिनियम। ठीक, और अगर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किए तो वहीं समाप्त हो जाता है, या राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, पॉकेट वीटो कर दे, वो अलग चीज। लेकिन अगर राष्ट्रपति जब तक इस पे विधेयक पे हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक ये अधिनियम नहीं बन सकता। ठीक, यहां से है। अब वक्फ का नाम बदल दिया गया है, इसको मिटा दे रहे हैं बराबर। वक्फ का नया नाम लाया गया है, उसको शॉर्टकट में उम्मीद बनाया है। उम्मीद, UMEED, ये वक्फ का शॉर्टकट नेम है। अब हम हिंदी में बताते हैं इसका नाम। तो हिंदी में है एकीकृत वक्फ प्रबंधन। ठीक, इसी को शॉर्टकट करेंगे तो उम्मीद बनेगा। सशक्तिकरण, दक्षता और विकास, डेवलपमेंट, ये इतनी चीजें, इसका वक्फ का पूरा नाम ये बनेगा। ठीक, अब इसमें कुछ सरकार ने नियम बना दिए। नियम क्या बनाए? कोई भी व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति जब चाहता था तब दान दे सकता था, अब नहीं है। अब कम से कम उसको 5 वर्ष तक मुस्लिम के अनुसार जीना पड़ेगा। ठीक है, 5 वर्ष के लिए। और दूसरी चीज क्या होता था कि वक्फ से जो इनकम होती थी, आय होती थी, वो कहाँ खर्च होती थी नहीं पता। अब सरकार ने कहा है इसका जो इनकम होगी उसका खर्च विधवा और तलाकशुदा महिला और अनाथ लोगों के ऊपर इसका पैसा खर्च किया जाएगा। वक्फ बहुत संपत्ति आती है इससे। ठीक है, अब है कि पहले क्या था कि वक्फ में एक ट्रिब्यूनल होता है। ठीक है, वो जो निर्णय दे देता था उसकी अपील हम कहीं कर नहीं सकते थे। अब क्या हुआ, ट्रिब्यूनल के निर्णय को हम हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ठीक, ये इतना चीज हुआ। आज की डेट में अगर देखा जाए तो भारत में टोटल 32 हैं वक्फ बोर्ड। कितने हैं? 32 हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार में 2-2 हैं। ठीक, और जितने राज्य हैं सब में 1-1 है। ठीक, अब इसमें कुछ विवादित चीजें हैं जिसका विरोध हो रहा है। हो क्या रहा है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक, विवाद क्यों ज्यादा है? तो इस बोर्ड में, वक्फ में 2 महिलाएं शामिल हुई हैं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये इतनी चीजें हुई हैं। यहाँ वक्फ समर्पणकर्ता को 5 वर्ष से
मुस्लिम धर्म अनुयायी होना चाहिए, तभी वो दान दे सकता है, नहीं तो दान नहीं दे सकता है। ठीक। और दूसरा है ट्रिब्यूनल के निर्णय को कहाँ चुनौती दी जाएगी? हाई कोर्ट में। ठीक। और पहले था 1 साल के भीतर, अब 2 साल, 2 वर्ष के भीतर चुनौती दी जा सकती है। हो गया। ये इतना वक्त से संबंधित था मोटा मोटा, और बहुत है लेकिन वो जानना बहुत जरूरी नहीं सर। एक चीज यहां से इससे लेकर और आई है, वो है अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 300 ये चर्चा में आ गया है। क्यों आ गया है? ये वक्फ के विरोध को लेकर पश्चिम बंगाल में खूब हिंसा हो रही है। क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में खूब हिंसा हो रही है। अनुच्छेद 355 कहता है कि अगर किसी राज्य में वहां की सरकार नियमानुसार कानून व्यवस्था नहीं चला पा रही है तो वहां के शासन को केंद्र को सौंप देना चाहिए। अनुच्छेद 355 कहता है। इसी को लेकर जब वहां खूब दंगे हो रहे हैं, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई, इसलिए अनुच्छेद 355 चर्चा में आ गया है। ठीक। वहां पे यही कहा गया है कि यहाँ पे हिंसा है, ये नियंत्रण में नहीं है, इस यहाँ का शासन किसको दिया जाए? केंद्र सरकार को दिया जाए, मतलब राष्ट्र शासन लागू कर दिया जाए। ठीक। तो अनुच्छेद 355 को थोड़ा ध्यान रखिए, क्यों चर्चा में है? राज्यों की रक्षा और संवैधानिक शासन की जिम्मेदारी किसके पास है? केंद्र के पास है। ठीक। इसी के तहत अनुच्छेद 356 लगे। अनुच्छेद 356 लगने के 2 आधार हैं, एक अनुच्छेद 365, एक अनुच्छेद 355। इन 2 आधारों पे अनुच्छेद 356 मतलब राष्ट्र शासन लगाया जा सकता है। वक्फ हो गया। अब है अगला, पहला पंचायत उन्नति सूचकांक आया है एक। पहला है तो चर्चा में है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2025। ठीक। इसको जारी कौन किया? कौन जारी करेगा? तो पंचायत से संबंधित है तो कौन जारी करेगा? पंचायती राज मंत्रालय। पंचायत जानते हो क्या है? कई ग्राम सभाओं को मिला के एक पंचायत का निर्माण किया जाता है। ठीक। उसको देखा गया है कि कौन सी पंचायत कितनी विकसित हुई है, सरकार की योजनाएं कितनी सफल हुई हैं, इसी को नापने के लिए 9 विषय बनाए गए हैं। उसी के आधार पर इनका चयन किया गया है। 9 पॉइंट है कि किसने योजनाओं को कितना बेहतर तरीके से लागू किया और कौन पंचायत कितना अग्रणी है। ठीक। अब ये सूचकांक जो आया है, इसमें कुल शामिल पंचायत कितनी है? तो 2.5 लाख पंचायतों को शामिल किया गया। कितनी पंचायतें? हाँ। और इनको कुल 5 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक। अग्रणी, फ्रंट रनर, ऐसे करके बांटा गया है। तो जो सबसे बेहतर अवस्था है वो है अचीवर की। तो कोई भी पंचायत
पूरे देश में 2.5 लाख में कोई भी पंचायत अचीवर का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाई। ठीक, सोचिए, एक भी पंचायत नहीं ऐसी नहीं है जो अपना पूर्णतः विकास कर पाएगी। दूसरा है अग्रणी पंचायत आते हैं। अगर इनको देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ की है? गुजरात की, और नंबर 2 तेलंगाना की। ठीक, तो सबसे ज्यादा पंचायतों का विकास कहाँ हुआ है? गुजरात में, और उसके बाद तेलंगाना में। यहाँ 346 और यहाँ 270, इतनी पंचायतें यहाँ विकसित हुई। ये हो गया। अब उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की श्रेणी में है? परफॉर्मर की श्रेणी में है। यूपी है। ठीक, यूपी में जितनी पंचायतें हैं सब लगभग परफॉर्मर में है, केवल 3 पंचायतें अग्रणी में हैं। ठीक है, 5 श्रेणियां बनी है ना, तो उसमें एक अग्रणी, पहले सबसे पहले कौन सा है? वो अचीवर है। तो अचीवर में कोई आ नहीं पाया। उसके बाद अग्रणी है कि कितना ज्यादा विकास हुआ है। अधिकतम, अधिकतम तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, जिसका सबसे कम। 5 श्रेणियां बनाई गई। तो अग्रणी में 3, यूपी की 3। यूपी में अगर देखा जाए तो यूपी में अग्रणी में सबसे अच्छी कौन है? तो वो है धनोहरी। धनोहरी पंचायत कहाँ है? ये बक्सी तालाब सुने हो? ये लखनऊ में है। ये पंचायत, वो ये उत्तर प्रदेश की सबसे विकसित पंचायत घोषित है, लेकिन किस श्रेणी में है देश की? अग्रणी श्रेणी में है। ठीक है, और देश में अगर देखोगे, अगर देश में देखा जाए तो तेलंगाना की एक पंचायत है वर्णपुर। ठीक है, तेलंगाना की वर्णपुर पंचायत है, ये देश की सबसे अच्छी है। ठीक है, अग्रणी में। हो गया। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। कौन जारी किया? एक संस्थान है टाटा ट्रस्ट, उसने इसको जारी किया। कितने आधार हैं? तो आधार 4 आधार पे जारी किया है। आधार स्तंभ। ठीक, तो पहला है, एक है पुलिस, एक है कारागार, ठीक, एक है न्याय व्यवस्था, और एक चौथा है पुलिस, कारागार, न्याय व्यवस्था, और है कानूनी सहायता। इन 4 आधारों पे इंडिया की जस्टिस रिपोर्ट आई है। अब इस रैंकिंग में 3 राज्य शामिल नहीं हुए। डाटा तो आ गया था, असम, नागालैंड और मणिपुर। ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनको इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। ठीक, तो सब
हाँ? सबसे अच्छी व्यवस्था कहाँ है? ये चारों चीजें, पुलिस कहाँ अच्छा सपोर्ट करती है, कानून नियमों से चलती है, कारागार में कहाँ अच्छी व्यवस्था है, कहाँ की न्याय व्यवस्था, मतलब मुकदमों के जल्दी रिजल्ट आते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं, और कानूनी सहायता कि किसी को कोई दिक्कत है तुरंत कानूनी सहायता पहुंचे, इन चार आधारों पे सबसे अच्छा राज्य कौन सा है? ठीक। तो शीर्ष रैंक जिसको मिली है वो है कर्नाटक। सबसे अच्छा कौन है? कर्नाटक। इसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, और उसके बाद केरल। आप देखिए इसको ध्यान से, तो दक्षिण भारत के सभी राज्य जो हैं वो कानून न्याय व्यवस्था में अच्छे हैं। मतलब यहाँ सभी चीजें नियम से होती हैं, सपोर्टिव होती हैं, जनता के हित में होती हैं। हो गया। एक आया है आपदा प्रबंधन अधिनियम। बार बार अधिनियम लिख रहे हैं तो अधिनियम समझ में आ गया ना, विधेयक के बाद अधिनियम बनता है। पहले क्या था? आपदा प्रबंधन मतलब होता है देश में कई सारी आपदाएं आती हैं, बाढ़, सूखा, भूकंप, ये सब आपदाएं हैं। तो इनको कैसे हम रोकें, इसी के लिए ये नियम आया है। इसको कहते हैं NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, NDMA एक्ट कहा जाता है। तो NDMA मतलब एक केंद्र सरकार पे, केंद्र स्तर पे कार्य करता है, एक राज्य पे कार्य करता है, और एक जिले स्तर पे, 3 स्तर पे कार्यवाहियां होती हैं। जैसे आपदा आई तो पहले जिला स्तर जितने लोग हैं सब उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, सहायता करने का। उसके बाद राज्य आता है, इन्वॉल्व होता है, उसके बाद केंद्र आता है। लेकिन ये इसके पहले 2005 में आया था। पहला आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? 2005 में। अब इसमें संशोधन किया गया है, तो उसमें परिवर्तन क्या किया गया? ये था कि केंद्र सरकार जो कानून बनाई है उसी के अनुसार सहायता करना है, लेकिन अब नए संशोधन के अनुसार केंद्र और राज्य अपने अनुसार कानून बना सकते हैं आपदा प्रबंधन के लिए। ठीक, पहला संशोधन ये हुआ। और दूसरा हुआ कि जो आपदा प्रबंधन था उसमें जोखिम न्यूनीकरण शब्द को हटा दिया गया, सम्मिलित किया गया, आपदा जोखिम न्यूनीकरण शब्द को जोड़ दिया गया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण का मतलब होता है आपदा आई, जैसे भूकंप आया तो बहुत सारा नुकसान होगा, उसको कम से कम करना। रोक तो सकते नहीं है, आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, आपदाओं को कम किया जा सकता है, उनकी क्षति क्षमता को रोका या कम किया जा सकता है। जैसे भूकंप आया तो जल्दी से बचाव पहुंचा दिया जाए, या जो दबे हैं उनको निकाल लिया जाए, बचा लिया जाए, दवाई की व्यवस्था अच्छी कर दी जाए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा लिया जाए। उसी को आपदा न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण कहा जाता है। तूफान आ रहा है, पता चल गया, उसके पहले वहां के लोगों को हटा लीजिए, उनके खाने की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था अच्छी कर दीजिए। जब तूफान का प्रभाव खत्म हो फिर वहीं स्थापित कर दीजिए। रोड और बिजली ये सब चीजें खराब होती है तो उनको बेहतर बनाइए, नुकसान कम से कम हो, वही चीज। तो ये चीजें उसमें शामिल कर दी गई। ठीक है। और एक है कि कानून व्यवस्था, जैसे किसी राज्य में कानून व्यवस्था गड़बड़ हो, जैसे भगदड़ पश्चिम बंगाल की है, अब इसको पहले आपदा माना जाता था, अब कानून व्यवस्था अगर खराब हो रही है तो उसको आपदा नहीं माना जाएगा। ठीक, ये संशोधन किया गया है। और राज्यों को ये अधिकार दे दिया गया कि वो अपने स्तर पे अपना ये आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाए, और तो आपदा प्रबंधन बल का गठन कर सकते हैं। प्रबंधन बल का मतलब होता है कि जो आपदाएं आ रही हैं इसकी सुरक्षा के एक स्पेशल पुलिस फोर्स की स्थापना कर दी जाए। ठीक है, NDRF बोला जाता है उसको, NDRF, नेशनल डिजास्टर मैन, NDRF रैपिड फोर्स उसको बोला जाता है, NDRF की स्थापना कर सकते हैं। इतनी बार बातें हुई है। तो NDRF केंद्र पे है, SDRF स्टेट पे, मतलब राज्य पे जब होगी तो उसको SDRF बोलेंगे। ठीक, इसमें 2-3 चीजें हुई हैं, वही छोटा छोटा नोट कर लीजिए बस। तो केंद्र और राज्य अपने स्तर पर
आपदा कानून बना सकते हैं। आपदा आपदा प्रबंधन योजना योजना बना सकते हैं। ठीक, और एक शब्द बताइए कौन सा शामिल हुआ है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण। ये ठीक, ये आपदा की परिभाषा में शामिल हुआ है। ठीक, और बाहर क्या हुआ? एक बाहर हो गया आपदा प्रबंधन की परिभाषा है, वो है कानून व्यवस्था गड़बड़ जब हो जाती है तब। ठीक, कानून व्यवस्था की स्थिति को आपदा नहीं माना जाएगा। ठीक, ये आपदा प्रबंधन अधिनियम से संबंधित कुछ थे। और एक वही है कि राज्य स्तर पर क्या फोर्स का आपदा पुलिस का गठन कर सकते हैं। अपनी भाषा में लिख रहे हैं। ठीक है, ये चीजें इसमें ही है। एक नया संशोधन आया है, ये संवैधानिक चीजें हैं, इसमें संशोधन हुआ है। अप्रवासी और विदेशी विषयक अधिनियम 2025। इसमें क्या हुआ, पुराने 4 अधिनियम थे उनको खत्म किया गया है। एक था पासपोर्ट अधिनियम, 1940 में आया था। जिसमें विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 में आया था। ठीक, एक था विदेशी विषयक अधिनियम 1946 में आया था। 4 अधिनियम ऐसे आए हैं। एक था आप्रवास अधिनियम, ये 2000 में आया था। इन चारों को समाप्त निरस्त कर दिया गया। ठीक, अब अगले में हुआ क्या है, अगर कोई व्यक्ति गलत पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज लेके नहीं आता है, उसको 5 वर्ष की सजा, ठीक है, या 5 लाख जुर्माना, 2 चीजें हो सकती हैं या दोनों हो सकता है। इतनी सजा का प्रावधान कर दिया गया। वैध पासपोर्ट और वैध दस्तावेज लेके नहीं आ रहा है तो उसको 5 साल की कैद या 5 लाख जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक, तो विदेशियों के लिए वैध पासपोर्ट या दस्तावेज न होने पर 5 लाख जुर्माना या 5 वर्ष सजा, 5 वर्ष कारावास या दोनों
ठीक, ये प्रावधान कर दिया गया। और अगर फर्जी या जाली दस्तावेज लाता है तो क्या होगा, 2 से 7 वर्ष की सजा। इसका मतलब समझते, 2 से मतलब 2, कम से कम 2 साल, अधिकतम 7 साल की सजा। और 1 से 10 लाख जुर्माना। ठीक, कम से कम 1 लाख, अधिकतम 10 लाख का जुर्माना। और यही नहीं, जो लेके आ रहा है, जो बना रहा है, उसके लिए भी ये प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, ये आप्रवासी अधिनियम था। जितना पढ़ाए ये तो करंट था, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन अगला पॉइंट जो पढ़ाएंगे, अगला पेपर जो आ रहा है, यहाँ से प्रश्न गारंटेड होंगे, चाहे जिस भाषा में होंगे जरूर, सही हो या गलत हो नहीं पता। अगला टॉपिक से प्रश्न गारंटेड रहेगा। ठीक, इसको मिटा दें। तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन चाहे करंट से बन के आए, चाहे संविधान से बन के आए, आएगा जरूर। तो हो क्या रहा है, क्यों चर्चा में है, क्या समस्या है? हुआ क्या कि केंद्र पे दूसरी सरकार और इस राज्य में दूसरी सरकार बन गई, डीएमके की बनी हुई है, और केंद्र में है भाजपा सरकार। तो राज्यपाल जो होते हैं उसको केंद्र सरकार नियुक्त करती है। ठीक, अब केंद्र सरकार जब नियुक्त करेगी तो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करेंगे। अब यहाँ तमिलनाडु सरकार ने 10 से 12 विधेयक पेश किए पिछले 2 से 3 साल में, 10 से 12। अब राज्यपाल क्या करे, विधेयक है, विधेयक अधिनियम समझाए थे, जब तक राज्यपाल दस्तखत करेगा नहीं तब तक अधिनियम बनेगा नहीं, और राज्यपाल दस्तखत कर ही नहीं रहा था। तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, यहाँ 2 अनुच्छेद चर्चा में आ गया है। उन 2 अनुच्छेदों को पहले जानना है, इसमें किसका, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ठीक, तो क्या आया है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने परिवर्तन किया है, ये तो 2-3 चीजें इस पे ध्यान देना है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है बनेगा यहाँ से। तो 3 अनुच्छेद पहले देखिए, उसके बाद अनुच्छेद नंबर 200 देखिए। कोई विधेयक जब विधानसभा, कभी कभी विधानसभा मिलेगा, कभी कभी विधानमंडल मिलेगा, वो अलग चीज है, उसको भी बता रहे हैं। जब कोई विधेयक विधानसभा द्वारा राज्यपाल के पास भेजा जाता है। अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाए तो वो क्या कर सकता है, तो उसके पास 3-4 पॉइंट है। एक, अनुमति दे दे, ठीक है, नियम बन गया। दूसरा, अनुमति रोक दे। तीसरा, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे। ठीक है, और चौथा है पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। तो यहाँ दिक्कत कहाँ आई है, इसी को देखिएगा। एक, अनुमति दे दे, अनुमति ना दे। ठीक, एक, राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज दे। और चौथा पॉइंट है पुनर्विचार ठीक। समस्या इन दोनों में नहीं है, अनुमति नहीं दिया कोई बात नहीं, अनुमति दे दिया कोई बात नहीं, समस्या इन दोनों में है। और ये वाला अनुच्छेद 200 है, अनुच्छेद 201 में है।
तो 2 अनुच्छेद मिल गए एक आपके पास। हाँ। जब राज्यपाल राष्ट्रपति की विचारधारा भेद देता है तो वो अनुच्छेद 201 में होता है। ठीक, अब इन दोनों पे समस्या हो गई। ये क्या किए, 10 से 12 विधेयक इसके पास प्रस्तुत किए, राज्यपाल ना तो उसको वापस किया, ना पुनर्विचार के लिए वापस किया, ना उस पर अनुमति दी, और कुछ किया ही नहीं। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसके बाद राज्यपाल ने कुछ विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया, कुछ राष्ट्रपति के लिए रख दिए, 1-2 पे अनुमति दे दी। तब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया है। एक अनुच्छेद ये भी चर्चा में है। ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट तब प्रयोग करता है जब वो अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करता है। राम मंदिर के निर्माण में सुप्रीम कोर्ट ने इसका प्रयोग किया था, राम मंदिर के आदेश में। ठीक, जो मस्जिद के लिए अलग से जमीन दी थी वहां पे इसका उपयोग किया था। इसके तहत पूर्ण न्याय का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति का पूर्ण न्याय का अधिकार है। अब हुआ क्या क्या यहां पे 2 प्रश्न उठे। ठीक, इन्हीं दोनों पे समस्या हुई है। अब यहां देखिए तो हुआ क्या कि अगर राष्ट्रपति फिर भेज दे विधानसभा के पास, तो क्या पुनः जब विधानसभा पारित करके उसके पास राज्यपाल के पास भेजती है तो क्या राज्यपाल पुनः राष्ट्रपति को फिर भेज सकता है? पहला प्रश्न ये सुप्रीम कोर्ट ने किया। दूसरा कि पुनर्विचार के बाद क्या राज्यपाल रोक सकता है अनुमति? ठीक, और एक प्रश्न ये किया कि क्या राज्यपाल के पास भेजे गए सभी विधेयक राज्यपाल अनिश्चित काल तक के लिए अपने पास आरक्षित रख सकता है, या पॉकेट, उसी को पॉकेट वीटो कहते हैं। ये ना बताएं कि हम अनुमति देंगे नहीं देंगे, उसको रख लें अनिश्चित काल, अब समय निश्चित नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसी न्याय का प्रयोग करके कुछ निर्णय दिए हैं। ठीक, उन्हीं निर्णयों को हमको जानना है। वो 4 निर्णय हैं। तो पहला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत विधेयक उसी दिन से अधिनियमित माने जाएंगे जिस दिन पुनर्विचार के लिए भेजे गए हैं। ठीक, ये राज्यपाल से संबंधित मुद्दा है, कठिन मुद्दा है, टेक्निकल मुद्दा है, इसको समझना जरूरी है। अब दूसरा ये हुआ कि अगर मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह दे कि ये विधेयक रोक दीजिए, तब राज्यपाल कर क्या सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मंत्रिपरिषद, अब सब लिखना ज्यादा हो जाएगा, अगर मंत्रिपरिषद ये सलाह देती है कि विधेयक को रोक दीजिए या राष्ट्रपति के सलाह के लिए भेज दीजिए, तब भी राज्यपाल को 1 माह के भीतर निर्णय देना होगा। इसका मतलब समझे, अगर रोकना है तो या राष्ट्रपति को भेजना है, दोनों कंडीशन में उनको 1 माह के भीतर बताना होगा कि आप इसको नहीं चाहते, अनियमित करना नहीं चाहते, ठीक है बताइए, या राष्ट्रपति को भेजे हो उसको भी बताइए कि 1 महीने के अंदर बता दीजिए कि हमने ये किया है इसमें, पहला। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर पुनर्विचार के लिए भेजना है, वापस करना है, तो 3 माह में निर्णय लेना होगा। इसका मतलब हुआ जो इनका पॉकेट वीटो है वो समाप्त, जो अनिश्चित काल तक ये विधेयक को अपने पास रख सकते थे वो अनुमति नहीं है इनके। किसको? राज्यपाल को।
दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है, अगर विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना है तो 3 माह में निर्णय लेना होगा। ठीक, अगर इनको राष्ट्रपति को भेजना है तब भी इनको बताना होगा, 3 माह के अंदर विधानसभा को सूचित करना होगा कि हम इसको राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं। ठीक है। और अंतिम निर्णय ये दिया कि पुनर्विचार के बाद भेजा गया विधेयक भेजे गए विधेयक पर 1 माह में निर्णय लेना होगा। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण था। यहां से एक पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण हो गया। एक पॉइंट और जबरदस्त निकल के आया, वो था अनुच्छेद 143। इसको जानते हो? राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से या सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगना। अब यहां फिर 3 कंडीशन बनती है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे, चाहे मना कर दे। ठीक, दूसरी कंडीशन, अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है तो राष्ट्रपति चाहे उसे माने या चाहे, वो राष्ट्रपति के ऊपर विवेक पर निर्भर है। तो दोनों चीजें हैं। जैसे राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार मांगा था, उन्होंने मना कर दिया था। और डाक विधेयक पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दिया था, राष्ट्रपति ने नहीं माना था। तो ये सलाह मांग सकते हैं। अब ये चर्चा में क्यों आया? जब ये निर्णय आ गए सुप्रीम कोर्ट के, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 प्रश्नों का, मंत्रिपरिषद की सलाह पर 14 प्रश्नों का इससे सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी है। इसलिए ये मुद्दा चर्चा में आ गया। उन्होंने यही सब बातें लिख के मांगी हैं कि क्या प्रशासन में, प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का न्यायालय का अधिकार है। तो अपने प्रशासन, राज्य के कानून का और न्यायालय के दोनों के अधिकारों के बारे में 14 प्रश्न पूछे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक, उस वजह से ये विधेयक चर्चा में आ गया। नोट कर लिए? जल्दी करिए, जल्दी। ठीक, तो अनुच्छेद 143 तहत राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगा। कितने प्रश्नों पे? 14 प्रश्नों पे। किसके? मंत्रिपरिषद की सलाह पे। ठीक, क्या क्या हुआ इसमें? उन्होंने, अब जब राष्ट्रपति सलाह मांग रहा है तो कितने लोग? 5 न्यायाधीशों की पीठ। ठीक है, जब 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठती है तो उसको संवैधानिक न्यायपीठ कहते हैं। ठीक है, जब 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठती है तो उसको संवैधानिक पीठ कहते हैं। ये सब कहां से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से ये लिया गया अनुच्छेद 43। अब तक राष्ट्रपति ने 15 बार सलाह मांगी है। अब तक कितनी बार?
15 बार सलाह मांगी है राष्ट्रपति ने। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दी भी है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जहां पे उन्होंने दी है। पहला है दिल्ली लाज केस। दिल्ली लाज एक्ट हुआ था वहां पे। दूसरा हुआ था केरल एजुकेशन बिल। और तीसरा है बेरुबारी केस। बेरुबारी केस। और एक केस और हुआ था, तीसरा जज केस। ठीक, ये 4 केसों में तीसरा जज मामला। ये 4 केस पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको सलाह दिया था। ये 1958 में मांगा था, और 58, 60, ये 51 था, ये 1960 था, और ये 1995 में था, और ये 1960 हो गया। 58 है, ये 58 है, ये 1960 है, ये 1998। ये 4 केस हैं जहाँ पे इन्होंने सलाह मांगी है और इनको दिया गया है। ऊपर से मिटा दें। समझ में आई पूरी बात? एक चीज हम आपको बताना भूल गए, उसको बता रहे हैं। विधानसभा और विधानमंडल। विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक, तो कुछ राज्यों में विधानसभा विधान परिषद दोनों होती है, 6 राज्य हैं ऐसे, और कुछ जगह पे केवल विधानसभा है। तो जिस राज्य में केवल विधानसभा है उसको विधानमंडल बोल सकते हैं, लेकिन जिन राज्यों में विधानसभा विधान परिषद है उन दोनों को मिला के तब विधानमंडल कहा जाता है। उनमें अंतर समझ में आया? विधानसभा विधान परिषद को मिला के विधानमंडल कहा जाता है। ठीक है, और केवल विधानसभा को विधानसभा कहा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, विधानसभा ही अकेले है उस राज्य में तो उसको विधानमंडल बोल दिया जाता है, लेकिन विधानमंडल तभी बोलिएगा जब दोनों हो। ठीक, ये विधानसभा और विधानमंडल में अंतर है। अगला टॉपिक है दिल्ली विधानसभा चुनाव। इसको आप जानते हैं। दो 2025 में हुआ। बीजेपी पहले 26 साल बाद वापसी की है। इसको 48 सीटें मिले, आपको 22 सीटें मिली। सीएम बनी, 9वीं सीएम है, रेखा गुप्ता बनी है। कहां से? शालीमार बाग से। ठीक, कहां से विधायक हैं ये? शालीमार बाग से। और पहले सीएम कौन थे? अरविंद केजरीवाल थे। ये परवेश साहब सिंह से हार गया। ठीक, अरविंद केजरीवाल खुद परवेश साहब सिंह से हार गए। कहां से? नई दिल्ली विधानसभा से। ठीक, और दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? विजेंद्र गुप्ता है। ठीक, दिल्ली विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 7 है। ये जानते रहिए। 2-3 चीज छोटी छोटी हैं, उसी पूर्ण करने चलते हैं। जनवरी तक का राष्ट्रीय परिदृश्य आज खत्म कर देते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जो हैं ये फ्रांस की यात्रा पे थे।
कब? 10 से 12 फरवरी को। ये इनकी छठी यात्रा है। ठीक, जब से पीएम बने हैं प्रधानमंत्री मोदी की, ये छठी यात्रा है। वहां पे क्या हुआ? एआई शिखर सम्मेलन हो रहा था। एआई शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा था? पेरिस में। ठीक, भारत फ्रांस ने सह अध्यक्ष, दोनों ने मिलकर सह अध्यक्षता की। ठीक, ये काम ये लोग किए। फ्रांस में एक स्थान है मार्सिले। ठीक, कहाँ है? फ्रांस में है। वहां पे महावाणिज्य दूतावास स्थापित हुआ। ठीक, कहाँ पे? मार्सिले, पेरिस में। ठीक है। नई दिल्ली में 2026 में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष का उद्घाटन होगा। ठीक है। मोदी जी वहां गए तो क्या क्या निर्णय हुए हैं ये बता रहे हैं। फ्रांस गए, 10 से 12 फरवरी को, छठवीं यात्रा है जब से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। वहां पे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन हो रहा था। कहाँ? पेरिस में। वहां पे दोनों लोगों ने मिलकर सह-अध्यक्षता की। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने। और वहां मार्सिले एक स्थान है जहां पे महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। और ये निर्णय लिया गया कि अगला भारत फ्रांस नवाचार सम्मेलन कहाँ होगा? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और एक मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ये संगठन है। ठीक है। भारत और यूएई जानते हो? संयुक्त अरब अमीरात, हिंदी में बोलते हैं इसको। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के कहने पर फ्रांस शामिल हुआ। ठीक है, किसमें शामिल हुआ? ये मैंग्रोव अलायंस क्लाइमेट संगठन। मैंग्रोव जानते हो क्या है? मैंग्रोव या सुंदरी उन वृक्षों को कहते हैं जहां स्वच्छ जल और खारा जल इकट्ठा होते हैं, वहां पे मैंग्रोव वनस्पतियां बनती है। ठीक है, समुद्री जल जहां होता है वहां, ये इनकी खासियत होती है। एक दो चीजें और चर्चा में चल रही है। बिहार में चुनाव हो रहा है। ठीक, बिहार में चुनाव हो रहा है तो वहां पे देखिए तो चुनाव का आईडी कार्ड का मुद्दा चल रहा है। चुनाव आयोग फिर से बना रहा है। एक शब्द इपिक खूब आ रहा है। इसका पूरा नाम इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये इपिक का पूरा नाम है। ये शुरू कब हुआ था? 1993 में टी.एन. शेषन, ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। थोड़ा सा ये चर्चा में था। एक और चर्चा में है भाषणी। भाषणी जानते हो? इससे त्रिपुरा ने समझौता किया। ये त्रिपुरा 8वां राज्य है जो इससे समझौता किया।
ठीक है। क्या है ये? राष्ट्रीय भाषा अनुवाद कार्यक्रम है। इसकी बजट 2021-22 में घोषणा हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय भाषा अनुवाद संगठन की, मिशन की। ठीक है, मिशन है। अब भाषणी जो है ये 4 जुलाई 2022 को लॉन्च हुआ। क्या करता है भाषणी? ये अनुवाद करता है। जैसे हम लोगों को सब भाषा नहीं आती, कुंभ लगा था, बाहरी लोग आ रहे थे, उनको हिंदी कम आती थी, तब या वो अपनी भाषा में जानना चाहते थे, वो इसी भाषणी के द्वारा अनुवाद कर लेते थे। ठीक, तो ये अनुवाद का एक ऐप है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एक मंच है। क्या है ये? एक मंच है। ठीक, भाषणी। इसने क्या किया? महाकुंभ में 11 भाषाओं में अनुवाद की सुविधा दी। ठीक, इतना काम किया। और आज का अंतिम पॉइंट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ठीक, ये क्या है? तो प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी होती है, 1987 से जारी हो रही है। ठीक है, क्या करता है ये? तो जो देश में वन है, वो वनावरण, वन का आवरण जो है, जो क्षेत्र घेरा हुआ, और वृक्ष का जो आवरण घेरा हुआ, इन्हीं को नापता है। हमारे वन अधिनियम में ये है कि सामान्य राज्यों में कम से कम 33% क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए। ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्रों में 60%। ये औसत है हम लोगों का। तो ये जब आया तो 1987 से आया, अब की बार 18वीं है। ये कौन सी है? 18वीं है। इसमें क्या क्या बताया? तो देश में कुल जो देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है भारत का? ठीक है, तो कितने प्रतिशत पे है? 25.17% क्षेत्रफल पे है। भारत के कुल 25.17 क्षेत्रफल पे वनावरण और वृक्षावरण है। ये 21.76% और 3.41% पर वनावरण 21.76 और वृक्षावरण 3.41। अब यहाँ पे वनावरण क्या है, वृक्षावरण? वनावरण का मतलब होता है, वन मतलब जंगल होता है, जहाँ पे पेड़ खुद जमते हैं, खुद उगते हैं पेड़ पौधे, उसको कहा जाता है वनावरण। वृक्षावरण वह क्षेत्र होता है जहाँ मनुष्यों द्वारा कृत्रिम रूप से पौधरोपण किया जाता है। ठीक, वो वनावरण होता है। तो वह वृक्षावरण होता है। ठीक है, तो वृक्षावरण इतने परसेंट पे है और वनावरण इतना, दोनों को जोड़ोगे तो इतने परसेंट क्षेत्रफल पे, 25.17% क्षेत्रफल पर भारत के हो जाएगा। अब इसमें डाटा आया है कि 17 राज्य ऐसे हैं, 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके जिनके 33% से अधिक क्षेत्रफल पर वनावरण है। ठीक है,
और ये अनुमान लगाया गया है कि अगले वन रिपोर्ट में 19 राज्य ऐसे हो जाएंगे। अगले वनावरण या वृक्षावरण में 33% से अधिक क्षेत्रफल पर कितने राज्यों में वन होगा? 19 राज्यों में। ठीक, इसके तहत 17 में से 8 राज्य ऐसे हैं जिनके 70% से अधिक पर वन है। से 70% अधिक क्षेत्रफल पर वन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब भारत में सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल वाले राज्य तो सबसे ज्यादा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की बात हो रही है। ठीक है, और अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा वनावरण वृक्षावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? ज्यादा प्रतिशत मतलब क्षेत्रफल में अधिकतम वन क्षेत्रफल प्रतिशत कहाँ है? तो सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो मिजोरम है, फिर अरुणाचल है, और तीसरा है मणिपुर है। इन 3 राज्यों में क्षेत्रफल प्रतिशत में ज्यादा है और यहाँ क्षेत्रफल में ज्यादा है। और अगर पूछें कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, वृद्धि कितनी कहाँ हुई है? तो छत्तीसगढ़ में, फिर यूपी में, फिर उड़ीसा में। ठीक, ये वन स्थित रिपोर्ट है। इसी को यूपी के बारे में पढ़ लीजिए और